हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। और बच्चों, अब तक हम अपना जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है उसका लास्ट चैप्टर देख चुके हैं, भारतीय राजनीति का बदलता स्वरूप। बच्चों, मैं आपसे कहती हूँ कि आप ज़रूर उस वीडियोज़ को देखना। मैंने कोशिश की है कि मैं हर बिंदु से आपको अवगत कराऊं, आप उनको देखना और बच्चों उसका लाभ उठाना। ठीक है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो करते हैं, उससे प्रीवियस चैप्टर को करते हैं, और हमारे चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। चलो अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या करना है। ठीक है। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो राष्ट्र, जैसे ही हम आज़ाद हुए, ठीक है, तो हमने राष्ट्र निर्माण के लिए जो है प्रक्रियाओं को स्टार्ट कर दिया कि कैसे हमारा देश है वो स्ट्रांग बन जाएगा। इस तरह के कदम उठाना सरकार ने स्टार्ट कर दिया था। राष्ट्रीय एकता के लिए सरकार क्या कर रही थी, काम कर रही थी। ठीक है। लेकिन बच्चों, कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, उसका निर्माण एक बार में तो पूरा होता नहीं है। ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है बच्चों, तो देश के सामने नई नई चुनौतियां आती हैं। ठीक है। जो आपकी पुरानी समस्याएं हैं उनका समाधान भी एक बार में हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। लोकतंत्र के रास्ते में जैसे जैसे बच्चों हम आगे बढ़े, वैसे वैसे अलग अलग इलाकों के लोगों में स्वायत्ता की भावना पैदा हुई। ठीक है। जैसे हमने देखा था ना कि 1920 में जब नागपुर का सम्मेलन हुआ था, तब सरकार ने क्या कहा था कि भाई जैसे ही भारत स्वतंत्र होगा ना, तो हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो वो भाषा के आधार पर राज्य बने भी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बीतता गया, तो लोगों के अंदर ना अपने क्षेत्र को स्वायत्त करने के लिए भी डिमांड उत्पन्न हो गई। ठीक है। लोग, ऐसा भी हमने देखा कि 1980 के दशक में ना बहुत सारे स्टेट, जैसे आपके पंजाब हैं, वो खालिस्तान की डिमांड भी कर रहे थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, उसका सामना करना हमारे देश को पड़ा। ठीक है। और जब लोग हैं अब स्वायत्ता की डिमांड कर रहे हैं, अब हमारा संविधान तो क्या कहता है कि हम यूनाइट रहें, एक एक साथ मिलके बने रहें। लेकिन जो हमने देखा 1980 के दशक में, कुछ स्टेट हैं वो स्वायत्ता की डिमांड कर रहे हैं। वो जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है ना, हमारे संघीय ढांचे में, उनको का उल्लंघन कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं। वो कई बार तो स्वायत्ता की डिमांड के लिए जो क्षेत्र, जो एरियाज हैं, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं लोगों की, वो हिंसक रूप भी ले रही हैं। और लोगों के बीच में क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है सरकार और लोगों के बीच में। ठीक है। और इस संघर्ष को दबाने के लिए जो सरकार है वो भी कठोर कदम उठा रही है। इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा धीरे धीरे हमें। ठीक है। और 1980 का जो दशक है बच्चों, उसमें तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। 1977 में पहली बार क्या हुआ था बच्चों, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। लेकिन 90 आते आते, 1980 आते आते, जो गैर कांग्रेसी सरकार है वो भी अब पावर में नहीं रही है। दोबारा से कांग्रेस पार्टी का शासन हो गया है देश के अंदर। ठीक है। ये सब कुछ देश में चल रहा है। और इस टाइम पीरियड में ना, असम है, पंजाब है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर है, इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो ज़्यादा प्रबल हो उठी हैं। ठीक है। और सरकार बहुत ही कड़ी मेहनत से क्या करती है, उनके साथ समझौता करती है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम यही सब कुछ देखेंगे कि कैसे असम है, पंजाब है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ के लोगों की क्या क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, वो सरकार से क्या डिमांड कर रहे थे, और सरकार ने कैसे उनकी आशाओं को, इच्छाओं को पूरा किया। ठीक है। कैसे सरकार ने उस साथ में समझौता किया, ये सब कुछ बच्चों हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने पीछे देख भी लिया था कि 1980 के दशक में क्या है, लोग स्वायत्ता की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। देश के अलग अलग हिस्सों से स्वायत्ता की डिमांड हो रही है। और ये जो स्वायत्ता की डिमांड है, ये अपनी सभी हदों को पार कर रही है, संवैधानिक हदों को पार हो कर रही है। देश में जगह जगह जो लोग स्वायत्ता की डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए थे, और सरकार ने भी उनको दबाने के लिए जवाबी कार्यवाही की थी। ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, देश की राजनीति और जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है उस पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्ता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे। जो आपके असम है, पंजाब है, यहाँ पर लंबे समय तक लोग हैं वो स्वायत्ता की डिमांड करते रहे। इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार है वो उनसे बातचीत का रास्ता अपना रही है, केंद्र सरकार। ठीक है। और जो भी आपके स्वायत्ता का आंदोलन चला रहे थे, उन समूहों से सरकार को समझौते करने पड़े। और इस तरह के रास्ते अपना के सरकार क्या कर रही है, उन लोगों का जो वो स्वायत्ता की डिमांड कर रही है उनको शांत कर रही है। ठीक है। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद दोनों जो आपके पक्ष हैं, सरकार है और जो आपके एरियाज हैं जैसे असम है, पंजाब है, ठीक है, इन्होंने समझौता हो पाया। सरकार ने जब उनको समझाया, ठीक है, उनकी कुछ डिमांड्स को भी माना सरकार ने। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों
मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटाया जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या कहा, भाई जब सरकार बात कर रही है उनसे तो कह रही है कि भाई हम संविधान के दायरे में रहकर सभी चीज़ों का, सभी प्रॉब्लम्स का निपटारा करेंगे। ठीक है, बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही, बड़ा ही कठिन मार्ग अपनाया सरकार ने। ठीक है क्या, जिसमें जब तब हिंसा के स्वर भी हमें देखने को मिले। ठीक है बच्चों, आया क्या समझ में आपको? अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब जो लोग क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिए डिमांड कर रहे थे, जो जो लोग हैं जो स्वायत्ता के लिए डिमांड कर रहे थे, उनके प्रति या क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति सरकार का नज़रिया कैसा होता है। भी सरकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मानती है या उनका दमन करती है, किस तरह की सोच रखती है सरकार बच्चों, भारत सरकार। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन नया यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता में एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नज़रों से बार बार गुजरी है। भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। बच्चों क्या कह रहा है कि आप लोग अभी तक संविधान पढ़ते आ रहे हो, आपने क्या देखा है कि हमारे देश में विभिन्नताएं हैं, ठीक है, लेकिन विभिन्नताओं में एकता है हमारे देश में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है हमारी कंट्री के अंदर। हमने एकता की भावधारा के से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन का निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें इस समाज को आकार देने वाले तमाम संस्कृतियों की विशिष्टताएं बनी रहे। ठीक है बच्चों, भारत में क्या है, भारत कैसी कंट्री है, विभिन्नताओं से भरी हुई कंट्री है, और हमने अपने संविधान में ये बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है कि सबको अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, हमें देश की एकता को भी बनाना है और जो देश में विभिन्नताएं हैं हमें उनको भी स्वीकार करना है। भारतीय राष्ट्रवाद में एकता और विभिन्नता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो भारत के अंदर जो हमारा संविधान है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, उसमें विभिन्नताओं को भी पहचान दी गई है, दूसरी ओर उनकी संस्कृति है उनको भी अपनाया गया है, एक तालमेल बैठाने की कोशिश की गई है। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए, और हमारी सरकार का क्या नज़रिया है कि देश की एकता के लिए हम कभी भी किसी क्षेत्र की विभिन्नताओं को नकारेंगे नहीं, बल्कि हम उनको पहचान करेंगे। ठीक है क्या, कि हाँ ये एरिया है, ये डिफरेंट है, यहाँ के लोगों की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो डिफरेंट है, इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। इस अर्थ में भारत का नज़रिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। हम क्या देखते हैं कि जो यूरोपियन कंट्री है ना, वो देश की एकता के लिए अगर किसी की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को नुकसान पहुंचाना पड़े तो वो परहेज नहीं करते, लेकिन हमारी जो सरकार है उसका नज़रिया बिल्कुल अलग है। वो देश की एकता के नाम पर किसी भी राज्य की संस्कृति को नष्ट करना नहीं चाहती है। भारत की सरकार चाहती है कि विभिन्नताओं में एकता का देश बने हमारा। ठीक है, भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। हमारी सरकार ने हमेशा विभिन्नताओं को पहचाना है, एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है विभिन्नताओं के प्रति। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है। जो हमारा लोकतंत्र है उसमें सब लोगों को अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने की पूरी आज़ादी है, और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। और अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र विशेष के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है, उसके लिए डिमांड्स वगैरह करता है, तो हम लोग इसकी भी अनुमति देते हैं। ठीक है, लोकतंत्र वो क्षेत्रीयता को, हमारे भारत में जो भारत सरकार है वो क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी कभी भी नहीं मानती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा और किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। और हमारे देश में जो राजनेता हैं उनको पूरी छूट है कि वो अपने क्षेत्र की लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती हैं। ठीक है क्या, क्योंकि उनको पूरी छूट है राजनेताओं को कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं ज़्यादा बलवान हैं। ठीक है, साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उसमें भागीदारी दी जाएगी। और हमारी सरकार का क्या रवैया है बच्चों कि जब भी देश में कोई कानून बनाया जाएगा तो जो विभिन्नताएं हैं देश में उसको माइंड में रखा जाएगा। ठीक है क्या, लोगों की विभिन्नताओं को माइंड में रखा जाएगा, उसके आधार पर क्या बनेंगे, देश में कानून बनेंगे। ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव और परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अगर हम लोग विभिन्नता भी बनाना चाहते हैं, एकता भी बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कई बार तनाव भी देखने को मिले, हमें हिंसा भी देखने को मिले। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं की जरूरतों पर भारी पड़े। ठीक है क्या, कई बार क्या होता है
देश की एकता के लिए हमें क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं उनको नकारना भी पड़ता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की बृहत्तर आवश्यकताओं से आंखें मूंद लें। ठीक है, जो राष्ट्र चाहते हैं कि विभिन्नताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहां क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। तो अगर हम चाहेंगे कि देश की एकता भी बनी रहे और लोग हैं वो अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति भी करते रहें, तो जो केंद्र सरकार है, जो आपकी क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं लोगों की, उनमें तनाव होना एक लाजमी बात ही है। कभी कभी तनाव भी हो जाता है, लेकिन उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है बच्चों, कि केंद्र सरकार जो क्षेत्रीय स्वायत्तता की डिमांड कर रहे हैं उनसे मिले, उनसे बातचीत के जरिए है समाधान निकालने की कोशिश करें। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों तनाव के दायरे, कि कहाँ कहाँ पर तनाव देखने को मिलता है क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण। तो पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय, राज्यों के पुनर्गठन जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, हम चैप्टर 1 में ही सब कुछ पढ़ के आए हैं। देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत क्या होगा, कि भारत एक नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विभिन्नताएं हैं। ठीक है, देखना ऐसा होगा कि भारत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन हम क्या है, 2025 आ गया है और हमारे देश में लोकतंत्र है वो सही ढंग से काम कर रहा है बच्चों। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मामला सामने आया था। ठीक है, यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मसला नहीं था जम्मू कश्मीर, बल्कि जो कश्मीर घाटी के लोग थे उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं का भी सवाल था। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का भी सवाल यहाँ पर था। ठीक इसी तरह अब बच्चों को प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है कि जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे तब भी हमारे सामने जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम आई थी। फिर जो पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से हैं, भाग हैं, वो भारत, जैसे आपका मणिपुर का आया था। ठीक है, क्या तो भारत का अंग होने के मामले में सहमत नहीं थे। जो नागालैंड है, मिजोरम है, वो भारत से अलग होने की मांग कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे। ऐसा ही हमने कुछ देखा था कि दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन है वो देखने को मिल रहे थे टाइम टू टाइम। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन की मांग की जा रही थी, आंदोलन कर रहे थे लोग। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे ही आंदोलन वाले देश थे कि जब हम लोग राज्य थे, जब हम लोग आज़ाद हुए तब ये जो स्टेट हैं ये भी क्या कर रहे थे, ये अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं, अपनी स्वायत्तता के लिए डिमांड कर रहे थे। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ में विरोध आंदोलन भी चले थे। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठाई थी और 1966 में उनकी जो डिमांड थी उसको पूरा भी कर दिया गया था। पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बना दिए गए थे। बाद में हम क्या देखते हैं कि 2000 में आपका क्या बनता है, 3 स्टेट और बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, विभिन्नता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। ठीक है बच्चों, ये क्या समझाना चाहता है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमने भाषा के आधार पर भी राज्य बनाए थे आपके। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो राष्ट्र निर्माण है वो एक टाइम में पूरा नहीं होता है। देखो, हमने 2000 में भी 3 स्टेट्स को बनाया था और इस तरह धीरे धीरे राष्ट्र निर्माण हमारी कंट्री में हो रहा था। ठीक है, अच्छा, बहरहाल इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल जाएगा। अब यूं नहीं है कि एक बार जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया तो सारी परेशानियां खत्म हो गई। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त जो पंजाब है, असम है, मिजोरम है, उनमें और नई नई चुनौतियां उभर कर आ रही थी और इस चैप्टर में बच्चों हम वो सब कुछ ही देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और अनेक उदाहरणों को याद करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में हम लोग आगे। ऐसे मामलों में मिली सफलता और विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी जरूरी है। और हम लोग ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब भारत के भविष्य को समझना चाहते हैं, तो हमें जो हमारा इतिहास है, पीछे जो हमें जो भी कठिनाइयाँ आई थी उनको समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में जाना कि टाइम टू टाइम है, लोग हैं वो अपने जो उनके क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आंदोलन भी करते हैं और सरकार है उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बिल्कुल दमन नहीं करती है। वो देश की राष्ट्रीय एकता के नाम पर उनकी आकांक्षाओं को दबाती नहीं है, बल्कि हमारा देश है विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, जहाँ पे सबकी आकांक्षाओं को साथ लेके चला जाता है। ओके बच्चों, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।